नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल वर्ड टू वर्ड हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना, सिर्फ हिंदी में कहानी सुननी है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, तो उसके लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने हिंदी में पूरी कहानी सुनाई है। वो आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी। आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो आपको दिख जाएगी, या फिर जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी इसके एंड में वो आपको दिख जाएगी, आप उसको देख सकते हो। इसमें हम पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड, ताकि अगर अनसीन पैसेज आपसे पूछा जाए कहीं से भी, स्टार्टिंग एंड कहीं से भी अगर अनसीन पैसेज आपसे पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे ये वीडियो देखने के बाद। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर को लिखा किसने। देखिए तो ये जो क्रिएशन है ये किसकी है, क्रिएटर कौन है? तो क्रिएटर है हमारे जैक फिनी। जैक फिनी राइटर हैं, ऑफकोर्स एक अमेरिकन ऑथर हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये जाने जाते हैं इनके साइंस फिक्शन की वजह से। अब देखो साइंस फिक्शन क्या होता है। साइंस फिक्शन मीन्स जब हम इमेजिनेशन भी करें और साइंस वाले लॉजिक लगाएं, लाइक मिस्टर इंडिया। रियल में ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास कि हम घड़ी पहन के गायब हो जाएं। हमने इमेजिन किया कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे ही बैन टेनिसन, आपने शायद बचपन में कार्टून देखा होगा, बैन टैन। तो हमने इमेजिन किया कि साइंस की वजह से एक घड़ी बनेगी जिससे हम एलियन बन पाएंगे या फिर टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। एक मूवी आई थी बॉलीवुड में, एक्शन रिप्ले, जिसमें एक साइंटिस्ट की वजह से टाइम ट्रैवल होता है, अक्षय कुमार चले जाता है, या उसका जो बेटा है वो चले जाता है अपने ज़माने में, अपने पिता के ज़माने में। वैसे ही सिमिलर मूवी हॉलीवुड में भी आती रहती है, बैक टू द फ्यूचर या हैरी पॉटर, इस टाइप से, जहाँ पे हम इमेजिन करते हैं, थोड़ा सा साइंस को भी यूज़ कर लेते हैं और कुछ थ्रिल भी होता है उसमें, जानने को मिलता है, क्यूरियोसिटी होती है, थोड़ा सा सस्पेंस होता है। ये सब चीज़ों की वजह से जाना जाता है। जैसे इनकी एक क्रिएशन है द बॉडी स्नैचर्स, फिर एक टाइम एंड अगेन। ऐसी इन क्रिएशंस के ऊपर इनकी बहुत सारी किताबें भी बन चुकी है, आई मीन मूवी बन चुकी है, कुछ टेलीविजन पे शो आ चुके हैं। इनफैक्ट बीबीसी ने भी इनका एक बार शो लॉन्च किया था। और इनका एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने अपना कॉलेज अटेंड किया था गेल्सबर्ग इलिनॉइस में। ये नाम याद रखना, गेल्सबर्ग, ये आगे हमको बहुत काम आने वाला है ये नाम। तो आगे बात करते हैं चैप्टर की समरी की। तो देखो चैप्टर में बेसिकली एक मेन किरदार है हमारा चार्ली। चार्ली 31 साल का एक व्यक्ति है जो द थर्ड लेवल पे पहुंच जाएगा। अब देखो द थर्ड लेवल क्या है, मैं आपको पहले ही समझा दूं। इस तरीके से न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली मेट्रो है और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, आपने शायद 26/11 का हमला देखा हो, तो ऐसे एक बहुत बड़ा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। पर ये स्टेशन क्या है, सिंगल स्टोरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली ऊपर ऊपर चलती हो, जो ट्रेन है वो ऊपर चलती हुई, अंडरग्राउंड है मेट्रो की तरह। तो इसमें क्या होता है, आप जाते हो स्टेयर्स, आप स्टेयर्स उतरते हो तो आपको एक अंडरग्राउंड एरिया मिल जाता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट लेवल। यहाँ पे आपको और स्टेयर मिलते हैं, आप वो स्टेयर उतरते हो तो आपको अंडरग्राउंड ही एक और फ्लोर पे आप पहुँचते हो, मतलब इसके भी नीचे, जिसको बोलते हैं द सेकेंड लेवल। तो ये 2 लेवल सबको पता है, पर हमारा जो चार्ली है वो उसके भी नीचे जीने उतर के थर्ड लेवल पे पहुंच गया, जो कि असली में नहीं है। जैसे अगर आपने मूवी देखी हो गॉड टू सी ग्रेट हो, तो जब अमिताभ जी जो कि गॉड का रोल करते हैं, जब वो सलमान खान को बुलाते हैं तो वो शायद 11वीं या ऐसी किसी मंजिल पे पहुंचता है जो उस बिल्डिंग में नहीं थी। लिफ्ट में बटन उसको अपीयर हो जाता है, मतलब जो नहीं है वो वहां पहुंच जाता है, क्योंकि वो रिफ्यूज है, वो इमेजिनेशन है। इसी तरीके से ये 2 लेवल तो हैं सबकी नज़र में, क्या है, 2 लेवल, तीसरा नहीं है। पर ये चार्ली कहाँ पहुंच जाएगा, इस तीसरे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। तो आइए हम देखते हैं कि असली में था कि नहीं था, और आखिर क्या कारण था ये थर्ड लेवल पे पहुंचने का। आखिर में हम देखेंगे सैम वीनर को, जो कि प्रूव कर देगा द थर्ड लेवल है। देखते हैं लेकिन कैसे। अब देखो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पैरा से। द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हर्टफुट रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ stack of timetables that there are only 2, but I say there are 3 because I have been on the third level of Grand Central Station। अब वो कहते हैं कि अगर रेल रोड्स, मतलब देखो रेल रोड्स मतलब बेसिकली रेलवे, तो वो कहते हैं कि अगर न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क और न्यू हेवन या हार्टफोर्ड, ये चारों जो सेंट्रल जो रेलवेज हैं, इनके प्रेसिडेंट खुदा के पूरी फाइल दिखा देंगे, टाइम टेबल दिखा देंगे और प्रूफ कर देंगे कि भाई केवल 2 हैं, 2। पर मैं कहता हूँ नहीं, 3 है। किसकी बात हो रही है, 2 3, ये हो रही है लेवल की। तो वो कहेंगे नहीं भाई 2 है, हम कहेंगे 3 है। क्यों? क्योंकि मैं यानी चार्ली तीसरे लेवल पे जा चुका हूँ, द थर्ड लेवल जा चुका हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। हाँ, तो उसके बाद एक ऑब्वियस स्टेप मैंने लिया, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। तो उसके बाद ऑब्वियसली बात क्या थी कि आपको जाके साइकेट्रिस्ट से बात करना पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसी जगह जा रहे हो जो असली में नहीं है। तो फिर मैं गया,
अमंग अदर्स मतलब बाकी के जो फ्रेंड है उनमें से मेरा जो साइकेट्रिस्ट है उसके पास में गया, और बाकी के भी अपने दोस्तों से मैंने बात की और मिला. I told about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. तो उसके बाद ऑब्वियसली जो होना था, उसने ये कहा कि भाई आपका जागता हुआ एक सपना है जो फुलफिलमेंट चाहता है, जो चाहता है कि हो थर्ड लेवल, बट वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है. He said I was unhappy. That made my wife kind of mad. उसने जब मुझे कहा कि मैं अनहैप्पी हूँ, मैं नाखुश हूँ ज़िंदगी से, तो उससे मेरी पत्नी दुखी हो गई. मेरी पत्नी का नाम है लुइजा, यानी चार्ली की पत्नी का नाम लुइजा है, ठीक है, याद रखना. बट ही एक्सप्लेन्ड दैट he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. तो all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who does not? अब वो कहता है, उसने कहा ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम दुखी हो तुम्हारी पत्नी की वजह से या किसी भी कारण से तुम दुखी हो, ऐसा नहीं है. ये पूरी दुनिया ही अभी जो है वो डर से, युद्ध से, चिंता से ग्रसित है. सब लोग परेशान है, कौन नहीं है. तो मैं एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप. मैं जिसको भी जानता हूँ वो दुखी है, ये चार्ली कह रहा है. हर कोई एस्केप करना चाहता है, हर कोई ज़िंदगी से दुखी है, भागना चाहता है. बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. पर हर कोई तो ऐसा नहीं करता. हर कोई तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे नहीं पहुंच जाता, ऐसी जगह जो असली में नहीं हो. तो आखिर मैं क्यों, मैं दुखी हूँ पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. फिर देखो, बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई ऑल फ्रेंड्स एग्रीड. उसने कहा नहीं नहीं यही कारण है, और मेरे सारे दोस्त जो आसपास बैठे थे वो हाँ कर देते हैं. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड. उन लोगों ने कहा हाँ सारी चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही हैं. माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. तो वो मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग पे आ गए. तुम्हारा जो स्टैम्प कलेक्टिंग है ना, ये भी एक रिफ्यूज है. स्टैम्प कलेक्टिंग क्या है, देखो ये होता है स्टैम्प कलेक्टिंग मतलब स्टैम्प को खरीद के जमा करना. जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को सिक्के जमा करने का शौक होगा, किसी पे सरदार पटेल छपे हैं, किसी पे भगत सिंह छपे हैं, तो सिक्के जमा करते हैं बहुत लोग. ऐसे स्टैम्प आते थे, अब तो बहुत कम चलते हैं ना, आजकल ईमेल का ज़माना है. तो स्टैम्प आते थे, उसको जमा करना होता था, उसको बोलते थे स्टैम्प कलेक्शन. तो उसको रिफ्यूज माना जा रहा है. रिफ्यूज मतलब उससे भागने का एक जरिया. जैसे हम लोग होते हैं ना पढ़ाई से भागते हैं, या अगर 6 दिन पूरा हफ्ते में काम करके संडे को हम उस काम से दूर भागते हैं, तो दूर भागना, शरण लेना एक तरह से, वो रिफ्यूज कहलाता है. एक एक्टिविटी जो आपको दूर करती है आपकी बोरियत से, आपके काम से. वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड ब्यूटिफुल इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हेयर बट ही स्टार्टेड माई कलेक्शन. वो कहते हैं अगर ऐसा होता तो यार मेरे जो ग्रैंड फादर थे उनको तो ऐसा कोई रिफ्यूज नहीं चाहिए था. उनके टाइम पे तो चीज़ें बहुत अच्छी होती थी ना. तो आखिर ऐसा क्यों कि उन्होंने कलेक्शन शुरू किया स्टैम्प का, और आज वो कलेक्शन मेरे पास है. तभी ये कहते हैं ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, मतलब उन्होंने मेरा कलेक्शन शुरू किया. वहाँ पे स्टैम्प उन्होंने कलेक्ट किया जो कि आज मेरे पास है. इट्स अ नाइस कलेक्शन, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन. वो उसके बारे में बताना शुरू करता है क्या कलेक्शन है. 4 स्टैम्प आपको मिलेंगे. जैसे ये ना, एक आया, एक के उसने 4 पीस ले लिए. फर्स्ट डे कवर है, फर्स्ट डे कवर में आगे आपको बताऊंगा अच्छे से. फर्स्ट डे कवर है और हर यूएस आपको इशू मिलेगा, सारे के सारे यूएस स्टैम्प्स मिल जाएंगे. फिर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे. तो क्या कहना चाहोगे, वो भी दुखी थे. ये सब कह रहा है चार्ली. एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. अब वो बताते हैं हमें कैसे आकर वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचे. वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. तो एक रात की बात है पिछली गर्मियों की. मैं ऑफिस से देर से लौट रहा था, मैं काफ़ी जल्दी में था, मुझे अपटाउन जाना था. अब देखो अपटाउन क्या होता है अमेरिकन भाषा में आपको बताऊं तो. देखो जैसे ये एक शहर है ना, आपको पता होगा शहर के एक ऐसा हिस्सा होता है शहर का जिसको बोलते हैं हम सिटी सेंटर. सिटी सेंटर मतलब बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है. कमर्शियल जो सेक्टर है वो वहाँ पे ज़्यादा होता है. इसी को बोलते हैं अपटाउन. यूएस में इसको बोलते हैं अपटाउन और यूके में इसको बोलते हैं सिटी सेंटर. इंडिया में भी हम सिटी सेंटर वर्ड यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ ग्वालियर से, ग्वालियर एमपी, तो हमारे यहाँ ग्वालियर में हम बोलते हैं सिटी सेंटर. तो सिटी सेंटर हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ मोस्टली बड़ी बड़ी शॉप्स है. जैसे हमारे यहाँ जो भी बड़े बड़े आप कह सकते हो थोड़ा सा शोरूम्स हैं, हमारा एसपी ऑफिस है, हमारे मोस्टली जो कैफ़े हैं, हमारे शहर की जो सबसे महंगी महंगी कोचिंग्स हैं, और हमारे जो महंगे अपार्टमेंट्स हैं, बंगलोज हैं, वो सिटी सेंटर एरिया के आसपास ही हैं. महंगी जो नर्सरीज हैं या नए नए जो स्टार्टअप्स हैं. दूसरी तरफ एक एरिया ऐसा होता है जो दुकानें वहाँ पे भी हैं,
पर वो रेसिडेंशियल ज़्यादा होता है, थोड़ा सा वहाँ पे रेंट कम होगा, चीज़ें थोड़ी सस्ती होंगी, उसको कहते हैं अप टाउन। तो ये जो रहते थे ये अप टाउन में रहते थे चार्ली। तो वो कह रहा है मैं जल्दी था अप टाउन जाने के लिए, मुझे अप टाउन जाना था अपने अपार्टमेंट में, तो मैंने सबवे ली। अब अगेन ये यूएस की भाषा है, तो यहाँ पे हम उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड रेलवे और वहाँ पे उसको बोलते हैं सबवे। बाय द वे सबवे आपको पता होगा कि एक फूड कंपनी भी है मैकडी की तरह ही सबवे, तो भी यूएस से ही नाम इंस्पायर्ड है वो। सबवे मतलब यहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन चलती हो। तो मैंने अंडरग्राउंड ट्रेन लेना चूज़ किया, जैसे मेट्रो होती है दिल्ली में, तो फिर मैंने वो लेना चूज़ किया क्योंकि बस बहुत स्लो चलती है, तो मैं जल्दी पहुंचना चाहता था अपनी वाइफ लुइजा के पास, तो मैंने वही चूज़ किया। No, I don't know why this should have happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. अब वो कहता है मुझे नहीं पता यार मुझसे क्यों हुआ आखिर ऐसा, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया। मैं कौन हूँ, मैं एक साधारण सा व्यक्ति, मेरा नाम चार्ली है, मेरी उम्र 31 साल है, मैं बहुत ही साधारण से कपड़े पहना हुआ था, ये है इसका सूट, ये जो सूट देख सकते हो आप, ये रहा सूट। टैन गैबरडाइन का मतलब है, टैन मतलब थोड़ा सा इसका कलर उड़ गया हो। गैबरडाइन एक तरीके का कपड़ा होता है मोटा सा। ये सूट पहना हुआ था मैं, एक हैट पहना हुआ था, स्ट्रॉ हैट, और एक फैंसी बैंड है इसके हाथ में, आपकी बुक में इमेज होगी उसमें क्लियर आपको दिख जाएगा, ये बैंड इसके हाथ में है। मतलब बहुत साधारण से कपड़े हैं। करीब करीब 12 लोगों के मैं आसपास निकला, किसी ने मुझे ऐसे नहीं देखा, मुझे भी नहीं लगा कि मैं एस्केप कर रहा हूँ, बस मैं जल्दी में था क्योंकि मुझे अपनी वाइफ लुइजा के पास पहुँचना था, बाकी मुझे कोई जल्दी नहीं थी, किसी से एस्केप नहीं करना था। So I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level. अब आपको अगर GTA Vice City या आपने GTA खेला हो तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगी ये बात, बाकी मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ में आए। देखो यूएस में सिस्टम क्या होता है, ऐसे नहीं होता कि आप एक स्टेशन पे पहुंच गए, जैसे हमारे यहाँ होता है इंडिया में कि आप एक स्टेशन हमको पता है तो आप ऑटो या गाड़ी से वहाँ पहुँचते हो, गाड़ी पार्क करते हो, स्टेयर चढ़ते हो और पहुँच जाते हो। ऐसा नहीं है वहाँ पे। सबवे का हाल ये होता है कि आप जैसे गए तो आपको पता है कि यहाँ पे जो स्टेयर नीचे उतर रहा हूँ मैं, स्टेयर से सीधा स्टेशन पे ही पहुँचूंगा। तो आप जैसे ही नीचे उतरोगे आप पहुँच जाओगे बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आसपास आपको टिकट काउंटर मिलेगा और आपके सामने लोग ट्रेन में चढ़ रहे होंगे अंडरग्राउंड। तो काफ़ी आपको ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये मिल गया वेंडरबिल्ट एवेन्यू मिल गया, फिर थोड़ी देर बाद आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे आप स्टेयर उतरो और चढ़ जाओ ट्रेन में आपके हिसाब से, वो आपको पता होगा टाइम इतने बजे ट्रेन जा रही है, जैसे मेट्रो में होता है बेसिकली। ठीक है, तो वेंडरबिल्ट एवेन्यू के पास में स्टेयर थी, वहाँ से मैं फर्स्ट लेवल पे पहुँच गया, जीने उतरा और फर्स्ट लेवल पे पहुँच गया। वेयर डू यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, तो ये 20th सेंचुरी की बात हो रही है। अगर आपका हिस्ट्री वीक है मैं समझा देता हूँ, 20th सेंचुरी का मतलब है जब आप 1900 से 2100 के बीच की बात कर रहे हो, 1900 एडी से लेके जब आप 2000 एडी की बात करते हो उसको बोलते हैं 20th सेंचुरी। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2020 में, तो ये 2000 से 2100 तक का है, तो इसको बोलते हैं हम 21st सेंचुरी, 21वीं सदी बोलते हैं ना, 21वीं सदी में जी रहे हो, तो ये होती है 21st, ये होती है 20। तो ये 1900 के बाद की बात है, ठीक है। और उसमें भी मैं आपको और हिंट दे देता हूँ, ये 1945 के बाद की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है इस टाइम पर, ये आगे आपको बहुत हिंट मिलेंगी। तो जैसे 20th सेंचुरी में ट्रेन पकड़ते हैं वैसे वहाँ पकड़ी जाती है फर्स्ट लेवल पे। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, तो मैं और स्टेयर्स उतरा और सेकेंड लेवल पे पहुँच गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, जहाँ पे सब अर्बन ट्रेन जाती है, सब अर्बन ट्रेन मतलब वही अप टाउन की तरफ जाने वाली ट्रेन। तो एक डग्ड इनटू एन आर्क वे हेडिंग फ्रॉम द सबवे एंड गेट लॉस्ट, तो ऐसे एक आर्क वे मतलब ये होता है, मैंने इमेज दे दी आपको, ऐसा तिरछे में दरवाजा, मैं ऐसे में झुका और लॉस्ट हो गया, मतलब एक टनल में चला गया जहाँ अंधेरा हो थोड़ा सा, कोई मुझे देख नहीं रहा था। तो बहुत नॉर्मल सी बातें ऐसे जाते ही हैं। दैट्स ईजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, तो ऐसे सैकड़ों बार मैं अंदर बाहर हो चुका हूँ, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। पर होता क्या है कि यार देखो ये थोड़ा रिफ्यूज सर्च कर रहा है, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, रिफ्यूज ही ढूंढ रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सीधा ही घर पहुंच जाए, मैं हर बार कभी नए डोरवे पे पहुंचता हूँ, नए स्टेयर्स पे पहुंचता हूँ, नए कॉरिडोर्स, मतलब भटकता रहता है बेसिकली ये। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, तो एक बार मैं ऐसे एक टनल में घुस गया मतलब ऐसे नहीं पैदल चल रहा है, वो ट्रेन के साथ थी, उस ट्रेन के साथ गया और एक करीबन 1 माइल लंबी टनल थी वो, 1 माइल का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, और सीधा मैं पहुंच गया रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। अगेन अगर आपने GTA खेला है आपको पता होगा, GTA गेम में भी कई बार ऐसा होता है, अपन जाते हैं टनल के अंदर और सीधा वो किसी होटल के अंदर निकलते हैं। जैसे आपके यहाँ पे मॉल्स होंगे तो मॉल में आपको पता होगा ना नीचे बहुत बड़ा एरिया होता है, यहाँ पे फूड कॉर्नर्स होता है, दुकानें होती है,
तो बेसिकली वो लॉबी का एरिया होता है। तो अमेरिका में क्या होता है, कई बार वो लॉबी के एरिया में साइड में स्टेयर्स होते हैं कि बंदा ट्रेन से ही आएगा अपने प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म से स्टेयर चढ़ेगा सीधा मॉल के अंदर या फिर ऐसे होटल के अंदर। ऐसे नहीं कि वो बाहर आएगा फिर वो ऑटो करेगा फिर वहाँ पे होटल पे जाए। ये सिस्टम क्या है, होटल की लॉबी के अंदर ही आप सीधा उतरते हो उस ट्रेन से। बहुत अच्छा सिस्टम है। तो ये उस तरीके से एक बार पहुंच गया था। फिर एक बार क्या हुआ, आई केम इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। तो 3 ब्लॉक दूर, ब्लॉक मतलब जैसे इंडिया में वार्ड होता है ना, वार्ड 51, वार्ड 50, वार्ड 45, वार्ड में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं हम एरिया को। तो वैसे ही ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है यूएस में। तो 3 ब्लॉक छोड़ के मैं एक ऑफिस में पहुंच गया। मतलब बेसिकली भटक रहा है ये। तभी ये इमेज मैंने यूज़ किया। मतलब वो कहते हैं कि ये ट्री की तरह लगता है मुझे कभी कभी, तो कि जैसे एक ट्री होता है ना जिसकी जड़ें बढ़ती जा रही है, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि इसमें भी ये नए नए कॉरिडोर, नए नए डोर, ये स्टेयर ऐसे बनते जा रहे हैं इसमें। तभी मैं कभी भी कहीं पे भी पहुंच जाता हूँ। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। ये मैंने आपको अभी भी बता दिया। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, फीलिंग इट्स वे अंडर द city right now on its way to Times Square and maybe another to Central Park। अब वो क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ या फिर जहाँ की हम नॉर्मली हमको पता नहीं हो, पर हमारे पैरों के नीचे एक टनल हो, जो टनल सीधा जाती होगी टाइम्स स्क्वायर पे। जगह है, स्क्वायर मतलब होता है चौराहा, टाइम्स चौराहा। जैसे हमारे यहाँ होता है ना लक्ष्मीबाई चौराहा, फूलबाग चौराहा, चौराहे के नाम रख देते हैं हम लोग। ऐसे टाइम्स स्क्वायर मतलब ये चौराहे का नाम है। या फिर मे बी अनादर टू सेंट्रल पार्क, या फिर सेंट्रल पार्क में हो, सेंट्रल पार्क भी एक जगह है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। शायद इसी कारण बहुत सारे लोगों का कई सालों से एस्केप रहा होगा। लोग मतलब जाते होंगे यहाँ भटके वहाँ भटके, बेसिकली दुनिया से दूर थोड़ा सा रिफ्यूज मिल जाता है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। शायद इसी तरीके से मैं भी चला गया। जैसे लोग भटकते हैं, अपनी जो वास्तविकता है, अपनी जो दुनिया है, अपनी जो टेंशन है, इससे दूर भागते हैं, मैं भी भाग गया। लेकिन ये बात, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। पर ये बात मैंने अपने फ्रेंड को नहीं बताई थी, सिर्फ ये बताया था 3rd लेवल पे पहुंचा। अब बात करते हैं कि हुआ क्या आखिर एकदम अच्छे से। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। अब मैं एक कॉरिडोर में घुसा। अब होता क्या है कि जब मैं कॉरिडोर में, वो 2nd लेवल की बात कर रहे हैं, वो 2nd लेवल पे कॉरिडोर में घुसे ही, और वो जो कॉरिडोर है लेफ्ट की तरफ एंगल होने लग गया। मतलब जैसे आप जा रहे हो तो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा वो लेफ्ट है, टर्न टर्न लेना पड़ रहा है आपको, हल्का सा एक एंगल आपका जो है वो लेफ्ट की तरफ झुक रहा है और डाउन भी जा रहा है। अब यहाँ दिमाग खराब हुआ कि यार 2nd लेवल से डाउन कैसे जा रहा है। ये ऐसा ही हो गया कि मान लो आपके यहाँ पे मॉल है, जैसे मेरे शहर में मॉल है, उसमें 2 फ्लोर नीचे के हैं। अब मैं 2 फ्लोर नीचे जाऊँ और गलती से मैं स्टेयर उतरना शुरू कर दूँ, तो कैसे पॉसिबल है। जब भाई 2 फ्लोर ही नीचे हैं, मैं 2nd फ्लोर पे हूँ, तो मैं नीचे कैसे जा रहा हूँ। मेरा दिमाग तो खटकेगा। सेम ऑर्डर का भी हो रहा है, चार्ली का भी। तो वो समझ में नहीं आ रहा, उनको लगा मैं गलत हूँ, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था पीछे कौन जाए, चल जाते हैं, कहीं तो पहुँचेंगे ना। तो बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हेयर वॉज एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। मैं अकेला था उस कॉरिडोर में। अब आप इमेजिन करो, आपके आसपास दीवारें हैं, ऊपर छत है, आप ज़मीन के 2 फ्लोर से भी नीचे जा चुके हो, 2 स्टोरी जो के अंदर आप जा चुके हो, सिर्फ और सिर्फ आपको आपके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। फिर वो खत्म होने से पहले, कॉरिडोर खत्म होने से पहले आसपास दिखने को तो दीवारें हैं, पर आवाज़ आ रही है कि कहीं ओपन एरिया में लोग बात कर रहे हैं। तो आवाज़ आ रही थी, यानी बहुत ही जल्द वो टनल खत्म होने, वो जो कॉरिडोर है वो खत्म होने वाला था। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। अचानक से वो पूरा का पूरा मुझे लेफ्ट टर्न लेना पड़ा। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। मैं थोड़ा सा जीने उतरा और एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और मैं पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर। अब दिमाग खराब, मुझे नहीं पता कि 2 हैं तो तीसरे पे मैं कैसे पहुंचा। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल। तो मुझे लगा अबे 2nd लेवल पे आया हूँ मैं। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। पर फिर मैंने सोचा कि यार ये कमरे थोड़े छोटे हैं दिखने में। यहाँ जो आसपास होता है कमरे होंगे ना जहाँ पे बुक होती है ट्रेन या वेटिंग रूम होंगे, वो छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, टिकट विंडो थोड़ी कम थी, एंड ट्रेन गेट्स एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड। तो समझ में नहीं आता ट्रेन के गेट लकड़ी के क्यों बने, ये आधुनिक ज़माने में तो नहीं होता, पुराने बहुत दिख रहे थे। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड
एंड अ लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर। अब वो आदमी भी अजीब से कपड़े पहना हुआ था, आदमी ने आई शेड पहना था। अब आई शेडो मत समझ लेना, बहुत सारी गर्ल्स को आई शेडो याद आ जाएगा, आई शेड होता है ये। और प्रोटेक्टर स्लीव्स ये तो पक्का सबने पहना होगा, बॉयज़ और गर्ल्स ने। ये गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा, तो अपने हाथ में टैनिंग ना हो जाए ये पहनते हैं स्लीव प्रोटेक्टर्स। पर ये बंदा ऐसा क्यों पहना था? द लाइट्स वर डिम, अभी ये आंसर मिल गया देखो। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। जो लाइट है वो डिम थी और फ्लिकर हो रही थी। फ्लिकर मतलब होता है वो थोड़ा सा फड़फड़ाना, जैसे दिए की बाती होती है ना, कई बार फड़फड़ाती है। देन आई सो वाई देयर वर ओपन गैस फ्लेम लाइट्स। ऐसी लाइट्स थी भाई, गैस फ्लेम लाइट, मतलब आजकल जैसे हम चलाते हैं ना 20th सेंचुरी में बल्ब वगैरह, वो नहीं थे। गैस यहाँ से आती है और फ्लेम जल रहा होता है, यहाँ पे आग जल रही होती है, जैसे हमारे यहाँ मशाल जलती है ना, ऐसे ये कवर्ड एरिया में फ्लेम जल रहा है। अब फ्लेम में आग होती है बहुत सारी, तो आग और हीट से बचने के लिए ही क्या होता है, ये आई शेड और प्रोटेक्टर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि स्किन को गर्मी ना लगे। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पुरानी बात है। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे क्या थे? ब्रास के स्पिटून थे। स्पिटून का मतलब होता है थूकदान। आपने देखा होगा ये, यहाँ पर ही थूकें, इधर उधर ना थूकें, इस टाइप से इंडिया में आपको मिल जाएगा, इसमें थूकते हैं। ब्रास स्पिटून्स थे एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। तो हर तरफ ये थे और अचानक से मेरी आंखों में रोशनी आई। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट and he snapped open the cover, glanced at the as his watch and frowned. अब अचानक से क्या होता है, एक आदमी था, उसने अपनी वेस्ट से, देखो वेस्ट का मतलब एक तो होता है वो जो वाइट वाली बनियान हम पहनते हैं बॉयज। अब ये बॉय यहाँ पे वो बनियान नहीं है, यहाँ पे क्या है, आपने पत्रकार पोपटलाल या फिर किसी को भी देखा होगा जो 3 पीस सूट पहनते हैं ना जब ऐसे, तो यहाँ पे एक सूट पहनते हैं हम लोग जहाँ पे ना ऐसे पॉकेट्स होती हैं बहुत सारी, लाइक पत्रकार पोपटलाल या मोस्टली पत्रकार लोग पहनते हैं, तो ऐसे पॉकेट्स होती हैं बहुत सारी 3 पीस सूट में, तो उसको बोलते हैं वेस्ट। यहाँ पे वेस्ट का मतलब ये है। तो यहाँ पे पॉकेट से बंदे ने क्या किया, ऐसी एक गोल्ड वॉच निकाली, इसका ये पैनल खोला, इसके ऊपर पैनल होता है, इस पैनल को खोला, उसमें देखा, यानी टाइम देखने के लिए वो ऐसी वॉच यूज़ कर रहा है, रिस्ट वॉच यूज़ नहीं कर रहा। यानी ये ऑफकोर्स पुराना ज़माना है, 20th सेंचुरी में तो रिस्ट वॉच थी, हाथ में घड़ी होती थी। देखो ऐसे तो ना जेब में से निकालोगे, फिर वो ढक्कन को खोलोगे ताकि वो आई का जो लाइट है वो उस ढक्कन से रिफ्लेक्ट होकर कहीं पे जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता था उस टाइम पे। तो यहाँ से समझ में आया कि यार कुछ तो गड़बड़ है। अब ही स्नैप द कवर, यहाँ तक हो गया। अब वो आदमी के कपड़े देखो, ही वोर अ डर्बी हैट, अ 4 बटन सूट विथ टैनी लेपल्स एंड ही हैड बिग ब्लैक हैंडलबार मुस्टेच। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. अब होता क्या है कि ये 4 बटन कोट पहना है, देखो 4 बटन अलग अलग तरीके के होते हैं, तो अब समझ लो बस 4 बटन वाला। कई बार ऐसा होता है कि 4 का मतलब ये होता है 2 इधर 2 इधर, लेकिन पुराने ज़माने के कोट पहना हुआ था। और लेपल मतलब ये होता है टाइनी लेपल्स। लेपल मतलब यहाँ पे हिस्सा जो मुड़ता है ना कोट का, इसको लेपल बोलते हैं। तो पुराने ज़माने के बेसिकली कपड़े थे और इतनी बड़ी बड़ी मूछें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार मैंने कभी इतनी मूछें नहीं देखी, क्योंकि भाई 20th सेंचुरी में इतनी मूछें नहीं होती थी। जैसे हिंदुस्तान में भी आप देखोगे तो 40 साल पहले लोग इतनी मूछें रखते थे, आजकल उतनी नहीं रखते। आगे देखते मैं आपको मूछें दिखा देता हूँ। पहले ये देखो ऐसी मूछें, साइड बर्न्स मतलब बोलते हैं जहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा रखा जाए, मतलब मूछों तक नहीं लेकिन साइड में दाढ़ी ज़्यादा रखा जाए, उसको बोलते हैं साइड बर्न्स। ऐसी बड़ी बड़ी मूछें थी। अब देखो, अब अगर मेल देखा तो फीमेल की भी ड्रेस ऐसी होगी। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves, skirts to the top of her high-buttoned shoes. Back of her out of the tracks, I caught a glimpse of locomotive, a very small courier and Avis locomotive with a funnel-shaped stack. And then I knew. अब होता क्या है कि जैसे एक लड़की पर नज़र इनकी गई, तो वो औरत के कपड़े पता है कैसे थे, ये देखो उसने ना ये पहने हुए मटन स्लीव्स, इसको बोलते हैं मटन स्लीव। अगर फ्यूचर में आप कभी फैशन डिजाइनिंग करोगे ना, आपको बताया जाएगा कि पहले बहुत चलते थे। यहाँ पे देखो हिस्सा फूला हुआ होगा, थोड़ा सा ज़्यादा लूज है ये स्लीव, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगा, इसको बोलते हैं मटन स्लीव। तो ये पुराने ज़माने में कपड़े चलते थे। फिर वो बंदी पहनी हुई थी स्कर्ट, इसमें मैंने पैंट दिखाया है, वो पहनी हुई थी स्कर्ट, और स्कर्ट जैसे ही खत्म होती है ना, उसके शूज़ थोड़े से नीचे से शूज़ शुरू हो जाते हैं, हाई बटन शूज़। तो स्कर्ट, हाई बटन शूज़ और ये मटन स्लीव्स, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी तो कोई ऐसा पहनेगा तो जोकर कहलाएगा, लेकिन उस ज़माने में यूएस में ऐसे कपड़े चलते थे। तो ये हैरान हो गया कि पुराने ज़माने के कपड़े। फिर इसको यकीन हो गया कि जैसे ही वो लड़की के पीछे इसने देखा ये ट्रेन बहुत पुराने ज़माने की है, ये कंपनी का नाम दिया हुआ है ऐसी ट्रेन, इसमें ये फनल शेप्ड स्टैक है, ऊपर फनल लगा हुआ है, जिससे शायद कोयला भरते हो शायद ये लोग।
तो ये समझ में आ गया। अब जैसे आप भी जाओ और स्टीम इंजन चल रहा हो तो समझ जाओगे ना पास्ट में आ गया मैं, स्टीम इंजन तो होता नहीं है आज। तो इंश्योर करने के लिए एक तरीका था, मैं न्यूज़ बॉय के पास गया और न्यूज़ बॉय के पास जाके मैंने देखा उसके पैरों पे एक गट्ठर पड़ा हुआ था, बहुत सारे अखबार पड़े हुए थे। ये अखबार थे द वर्ल्ड। द वर्ल्ड अखबार का नाम है, जैसे हमारे यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू ऐसे आता है ना। द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। हैरानी की बात ये थी कि भाई कई सालों से ये अखबार छपा ही नहीं है। अब जब अखबार नहीं छपा इतने सालों से तो ये अखबार यहाँ कैसे? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है देखो। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। अब ध्यान से देखना, जब पहले हमने बात की थी स्टार्टिंग में तो वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का नाम आया, तो मतलब वो रूजवेल्ट को जानते थे। जब ये बहुत ही पुराने प्रेसिडेंट की बात हो रही है। एंड आई हैवंट फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894। तो अखबार की डेट थी 1894, जून 11 1894, यानी बेहद पुराना अखबार ये था। अब होता क्या है देखो। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. अब मैं क्या करता हूँ, द थर्ड लेवल जो स्टेशन है मेरा, वहाँ पे मैं गया और मैंने टिकट खरीदने का डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि देखो अब मुझे पता है मैं 1894 में हूँ। अब 20th सेंचुरी के शोर शराबे दुख से मैं इतने खूबसूरत से वक्त में आया हूँ तो कुछ तो एंजॉय किया जाएगा यार। तो 2 टिकट खरीदने का मैंने डिसाइड किया, चल 2 टिकट खरीदता हूँ मैं, जहाँ से लुइजा और मैं कहीं पे भी जा सकते थे यूएस में, जहाँ पे हमको जाना था। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। याद है ये जगह मैंने आपको बताया था, गेल्सबर्ग वही जगह है जहाँ पे जैक फिनी ने अपना कॉलेज कंप्लीट किया था। तो उन्होंने उस जगह को, राइटर ने अपने इमेजिनरी कैरेक्टर, अपने फिक्शनल कैरेक्टर चार्ली का बचपन भी उसे जोड़ दिया। अब देखो कैसे। तो जो चार्ली है वो कहता है कि मैं गेल्सबर्ग जाना चाहूँगा। हैव यू एवर सीन, वेट, हैव यू एवर बीन देयर? आप कभी गए वहाँ पे? हमसे पूछ रहा है वो चार्ली। आप भी नहीं गए होगे, मैं भी नहीं गया, अमेरिका से तो हम है नहीं। इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। ये बहुत ही शानदार सा टाउन है जहाँ पे बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम हाउस है। मतलब ये जैसे हिंदुस्तान में मैं कहूँ ना कि एक मेरा गांव है जहाँ पे गांव के बड़े बड़े घर हैं, तो ये वैसा फील होगा आपको कि बड़े बड़े फ्रेम हाउसेस हैं, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। जहाँ पे क्या है, बड़े बड़े लॉन है, बड़े बड़े आंगन है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो पुराने घर चाहे हिंदुस्तान के हो चाहे अमेरिका के हो, वहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा होती थी। आजकल आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे लोगों के फ्लैट होते हैं। कई बार तो होता है कि आप अपने फ्लैट में अपने दादा की फोटो टांग रहे होते हो तो जोर से कील ठोकते हो तो बगल वाले की दादी की फोटो गिर जाती है छोटे छोटे से बिल्डिंग में। पर वहाँ क्या है, बड़े बड़े आंगन हैं और जो सड़कों के साइड में रोड जो ट्री हैं वो ट्री इतने बड़े हैं कि वो छत बना रहे होते हैं, इस तरीके से मिलके रूफ कर देते हैं वो रोड को। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। तो अपने लोग आंगन में बैठते थे, बाहर बैठते थे। तब गर्मियों की शाम बहुत बड़ी हुआ करती थी, क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ी सी कम है अब, क्योंकि अब देखो 1894 के करीब 50 साल बाद की बात यहाँ पे हो रही है। तब अलग माहौल है। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली। आदमी आराम से पंचायत कर रहे होते थे, सिगार पी रहे होते थे। द विमेन वेविंग पाम लीफ फैंस। जो औरतें हैं वो इस तरीके से फ़ैन बना रही होती थी, हमारे यहाँ पे भी इसको बिंजड़ा बोलते हैं ना, बनाया जाता है इस तरीके से फ़ैन बनाती हैं। एंड द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड। हर तरफ जुगनू होता है। इन बहुत शांति वाला वातावरण, एकदम पीसफुल वर्ल्ड है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। ये एक ऐसी जगह जहाँ पे 20 साल हैं अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने में। एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज ओवर 40 ईयर्स। 40 साल दूर आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड से हो, यानी कितनी शांति है। क्योंकि देखो राइटर लोग को बहुत चुभती है ये बातें, जो साइंस फिक्शन पे लिखता है या जो भी राइटर है, इनको बहुत चुभती है ये वॉर। तो ये कहीं ना कहीं अपनी राइटिंग में क्रिटिसाइज करते हैं वॉर को, इनको बहुत दुख होता है, तो ये दुख व्यक्त कर रहे हैं एक तरह से। अब हुआ क्या, मैं गया टिकट काउंटर पे टिकट खरीदने। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। अब वो बंदे ने मेरा फैंसी हेडबैंड देखा, हेडबैंड मतलब जो हेड पे कपड़ा लगा हुआ होता है ना राउंड राउंड, वो देखा और उसने फेयर डिसाइड कर लिया कि इतना आपका किराया होगा। आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। हाँ, तो दो टिकट खरीदने के पैसे मेरे पे थे, वन वे, मतलब जाने जाने के पैसे तो मेरे पे थे ही इतने। जो जेब में कौन सा आदमी पूरा लेके घूमता है, जितने भी पैसे हैं, जितने मेरी जेब में थे उसमें मैं 2 टिकट तो खरीद ही सकता था गेल्सबर्ग जाने की। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। अब मैंने जब पैसे गिनना शुरू किए तो क्लर्क मुझे घूरने लग गया।
He nodded at the bills. That aren't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. अब वो कहता है ये पैसे नहीं है मिस्टर, और अगर तुम मुझे स्किन करना चाहते हो, स्किन करना मतलब मुझे तुम लूटना चाहते हो, तो बहुत दूर तुम जा नहीं पाओगे. He glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays. तो उसने अपने कैश ड्रॉवर को दिखाया, इसको बोलते हैं पैसे, और वो ओल्ड स्टाइल बिल थे, मतलब बहुत बड़े बड़े नोट थे. क्योंकि देखो पहले बड़े नोट होते थे, अब छोटे नोट हो गए. सेम हिंदुस्तान से कंपेयर करो, हमारा 2000 का नोट छोटा है, 500 का नोट थोड़ा बड़ा था इससे. और उससे भी अगर आप पहले जाओगे 70 साल पहले अंग्रेजों के ज़माने में, तो बहुत बड़े बड़े नोट होते थे. 1 रुपये का नोट भी बहुत बड़ा होता था उस टाइम पे. तो उस समय करेंसी बड़ी थी. सेम अमेरिका में भी हुआ, तो बड़े बड़े नोट थे. तो आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट. मैं जल्दी से भागा. देयर इज नाइट नथिंग अबाउट जेल इवन इन 1894. भाई जेल थोड़ा ना अच्छा है 1894 का, गेल्सबर्ग अच्छा है ना, तो मैं क्या को जेल जाना चाहूँगा, मैं तो भग गया. एंड दैट वॉज दैट. यही था. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज. तो जिस तरीके से मैं वहाँ गया था वैसे ही मैं वापस आ गया. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक. अगले दिन लंच का टाइम था, जब लंच के लिए हमको ब्रेक मिलता है ना, तो मैं बैंक गया और मैंने $300 निकाल लिए. नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. अब मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड एकदम चिंतित हो गया, क्योंकि मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी ले ली और पूरे पैसे लगा लिए दांव में, जितने मेरे पे थे सब दे दिए मैंने. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. अब यहाँ आप ध्यान से मेरी बात को सुनना. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कुछ वीडियोस या कोई ऐसी किताब आपको इस प्रीमियम को इंश्योरेंस प्रीमियम से जोड़ के बताए, पर देखो यार ये इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है. ये प्रीमियम का मतलब है एक्स्ट्रा पैसे देना. तब हुआ क्या कि मैंने जो पुराने पैसे खरीदे, तो कहीं से भी मिल जाएंगे. जैसे ये कॉइन डीलर होते हैं ना, पुराने पैसे जो चेंज करते हैं. जैसे अगर आपने हिस्ट्री टीवी पे ये शो देखा होगा, मेरा भी फेवरेट था ये पॉन शॉप. यहाँ पे पुरानी करेंसी, पुराने कुछ भी सामान खरीद सकते थे. तो ऐसे ही पुराने सामान बेचने वाले लोग होते हैं जहाँ पे आपको पुराने कॉइन या नोट मिल जाते हैं. बस आपका प्रीमियम कटता है. प्रीमियम मतलब बट्टा कटता है, आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ते हैं. तो मैं $300 बॉट लेस देन 200. तो मैं वो 300 मैंने अगर उसको दिए मान लो, तो मुझे उसमें 200 से भी आप कम मिला, करीबन 180 190 ऐसे मिले. मतलब मेरा प्रीमियम कट गया. बट आई डेंट केयर. पर मुझे कोई चिंता नहीं थी. क्यों? एक्स वर 3 cents अ डजन इन 1894. अब यहाँ पे सिर्फ अंडे की बात नहीं हो, सारा दिन थोड़ा अंडे खाएगा. यहाँ पे इसका मतलब है कि भाई वहाँ पे सस्ताई थी, महंगाई कम थी. अगेन पूरी दुनिया में आप देखोगे तो इन्फ्लेशन है. जो चीज़ 5 साल पहले किसी दाम पर थी, आज वो उससे महंगी ही होगी. जैसे अगर आप आज मूवी देखने जाओगे तो आपको कम से कम 300 की टिकट लगेगी, और कम से कम 150-200 के पिज्ज़ा और पॉपकॉर्न आप खा जाओगे. पर अगर आप अपने पापा से पूछो कि जब पापा आपके जितने थे तो कितना टाइम लगता था, कितना पैसा लगता था, तो उनके मुश्किल से 5 रुपये लगते थे. वो लोग मूवी देख लेते थे, नाश्ते के नाम पे पोहे खा के घर पे आ जाते थे. तो वो जो आप काम 500 में करते हो वो 5 रुपये में करते थे. इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन. तो वही कह रहे हैं, अगर मैं 50 साल पहले जाता हूँ तो वहाँ पे सस्ता ही है, तो क्या फ़र्क पड़ना है मेरे 300 के, अगर मुझे 200 मिले तो पैसे तो वसूल है ना. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. पर यार मुझे वो कॉरिडोर कभी मिला ही नहीं फिर से. ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, लुइजा वॉज प्रिटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस. अब मेरी जो वाइफ है बहुत चिंतित हो गई इस बात पे कि ये ढूंढ रहा है मिल रहा नहीं है. एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर. तो मेरी वाइफ नहीं चाहती थी मैं करूँ. एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप. तो मैंने भी बंद कर दिया. थोड़ा टाइम मैंने ढूंढा, उसके बाद मैंने बंद कर दिया. आई वेंट बैक टू माई स्टम्प्स बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव द प्रूफ दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर. अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ऐसा कुछ हुआ कि अब हर वीकेंड पे, हर संडे को हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, कोशिश करते हैं कि वो लेवल मिले. क्योंकि अब ऐसा कुछ हो चुका है जो हमको यकीन हो चुका है कि भाई लेवल है. क्या हुआ है अब देखो. माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड. मेरा दोस्त सैम विनर गायब हो गया. नोबडी न्यू वेयर. किसी को भी नहीं पता कहाँ. बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग. अब मुझे ये शक हो रहा है कि वो कहीं गेल्सबर्ग तो नहीं भग गया. क्योंकि यार देखो, सैम है एक सिटी बॉय. सिटी बॉय मतलब ऐसा बंदा जिसने कभी गाँव का सुकून नहीं देखा. आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस. तो मैंने जब उसको बताया था कि मैं इस जगह के बारे में, कि गेल्सबर्ग एक जगह है जहाँ सुकून है. क्योंकि देखो सुकून बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में. लोगों पे पैसा होता है पर सुकून नहीं होता. आपने भी देखा होगा, लोग फार्म हाउस में जाते हैं, लोग मसूरी घूमने जाते हैं, तो वो सुकून के चक्कर में जाते हैं. तो हो सकता है कि सैम गेल्सबर्ग भाग गया होगा सुकून के चक्कर में.
एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट। और सचमुच वो वही है, लेकिन गेल्सबर्ग 20th सेंचुरी का नहीं, गेल्सबर्ग 1894 का। यहाँ दिमाग खराब हुआ। अब देखो कैसे प्रूव होगा ये। अब बिकॉज वन नाइट फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। अब एक बार क्या था, मैं फालतू बैठ के ना स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था, वेला बैठा आदमी क्या क्या किया जाए, तो मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था। तब एक फर्स्ट डे कवर मैंने देखा। आपको बताऊँ फर्स्ट डे कवर मैंने आपको कहा भी था, मैं डिटेल में बताऊंगा। अब देखो फर्स्ट डे कवर ध्यान से समझो। पहले समझो स्टैम्प क्या होता है। सॉरी, स्टैम्प होता है किसी महान आदमी की फोटो लगी हुई होती है। अगर आपको चिट्ठी भेजनी है तो आपको ये खरीदना होता है। हिंदुस्तान में ये एक के दो मिल जाते हैं, मतलब 98 का आपको एक ये मिल जाता है। आपको इसको ग्लू से, या कुछ लोग तो थूक लगा के भी चिपका देते हैं, आपको इसको चिपकाना होता है। फिर एक और थोड़ी सी कुछ टिकट विकेट आती है, उसको आप चिपकाते हो। फिर आप ये एनवलप खरीदते हो, चिट्ठी डालते हो, और अब आप जो पोस्ट ऑफिस है उसको सबमिट करते हो। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे एक सील मारता है। इस सील पे डेट लिखी हुई होती है, मतलब पर डे की सील अलग होती है। सील लगने के बाद ही इस जो चिट्ठी है आप इसको डिलीवर कर सकते हो। तो होता क्या था, फर्स्ट डे कवर में लोग जैसे स्टैम्प आया तो ये बात को प्रूव करने के लिए कि मैंने आज ही ये स्टैम्प खरीदा है, एक एनवलप लेते थे, उसमें खाली कागज़ डालते थे और खुद का ही पता लिख लेते थे और उसको पोस्ट कर देते थे। ऐसा क्यों करते थे, पागल नहीं थे वो लोग। वो इसलिए करते थे कि ये सील लग जाए। सील लगते ही क्या प्रूफ हो गया कि हाँ भैया इस तारीख को ये डिलीवर हुआ है। अब जैसे ये डिलीवर हुआ, प्रूफ हो गया, ये कहलाएगा फर्स्ट डे कवर। जिस दिन ये स्टैम्प इशू हुआ मैंने खरीद के इसको डिलीवर कर दिया। मैंने न्यू स्टैम्प, ये मैंने पूरा आपको बताया यहाँ तक। तो अब हुआ क्या था, एनवलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। दे आर नेवर ओपन्ड बिकॉज यू पुट अ ब्लैंक पेपर। तो उसमें जब खाली कागज डालोगे तो काय को खोलने का, वो तो पड़ा रहता था बस। तो उस रात को क्या हुआ, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। तो मुझे एक ऐसा एनवलप मिला, एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, मतलब जो पहले नहीं था, अब कैसे है। बट देयर इट वॉज, लेकिन था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप साइड। इसका मतलब किसी ने मेरे दादा को वो भेजा था। अब यार देखो, जब फर्स्ट डे कवर दादाजी कलेक्ट करते थे तो वो खुद को भेजते थे, वो तो बात सही है। पर यहाँ क्या है, एड्रेस दादाजी का है, लेकिन यहाँ पहले कैसे था, मतलब पहले जब ये एनवलप नहीं था तो अब कैसे आया, तो कुछ तो गड़बड़ है। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18 1894, और उस पर तारीख थी 18 जुलाई 1894। पोस्ट मार्क तो यही था। एंड आई डेंट रिमेंबर इट ऑल, मुझे याद नहीं था इसके बारे में। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड। तो प्रेसिडेंट गैरफील्ड की फोटो थी उस पर। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू माई ग्रैंडेड मतलब ग्रैंड फादर इन द मेल, इट वॉज राइट सेंट इन टू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर little till I took it out and opened it. The paper inside was not blank. अब देखो मैं आपको ध्यान से समझाऊँ क्या चीज़ है। अब एक आप थोड़ा अजम्पशन करो, आप अज्यूम करो कि आपके पास 100 सिक्कों का एक कलेक्शन है और ये 100 सिक्के आपके दादाजी कलेक्ट करके गए थे या गए हैं। ये जो 100 सिक्के हैं ना, आपके दादाजी जमा करते थे और आज वो आपके पास दे के गए, ठीक है। और आपके दादाजी मान लो 1950 के हैं, 1950 में उन्होंने ये कलेक्शन करते थे वो। अब मैंने टाइम, अब अज्यूम ये करो कि मैं 1950 में जाऊँ टाइम ट्रैवल करके आपके घर पे, और मैं आपके दादाजी को 4 सिक्के गिफ्ट कर दूँ। यानी 1950 में आपके दादाजी के पास अब 100 नहीं 104 सिक्के हैं। तो आज जब 2020 में आपके पास एक बॉक्स है 100 सिक्कों का, तो क्या उसमें 100 सिक्के होंगे? जी नहीं। अब उस बॉक्स में भी कितने होंगे? 104 सिक्के, क्योंकि मैं टाइम ट्रैवल करके 70 साल पहले आपके दादाजी को 4 सिक्के गिफ्ट करके आया। इसी तरीके से जब 1894 में चार्ली के दादा ने स्टैम्प कलेक्शन किया, तब उसमें कुछ एनवलप्स थे। अब कोई गया उस 1894 में और मेरे दादा, उनके चार्ली के दादाजी को किसी ने वो लेटर भेज दिया, तो आज 20th सेंचुरी में वो लेटर किसके पास होगा? ऑफ कोर्स चार्ली के पास। तो वो चार्ली के पास है, यानी वो किसी ने ऐड किया, किसी ने टाइम ट्रैवल किया, यानी कोई थर्ड लेवल पे गया था। अब ये लेटर था, देखो पेपर ब्लैंक नहीं था, उसके अंदर लेटर क्या है देखो, गेल्सबर्ग का पता। आपको बाय द वे मैंने लेटर्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको ऑफिशियल, इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर्स सीखने हो तो वो आपको ये वीडियो खत्म होते ही दिख जाएंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वैसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, इसमें यहाँ पे राइट पे लिखा हुआ है पुराने ज़माने के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेल्सबर्ग का एड्रेस, इलिनॉइस, यानी कोई गेल्सबर्ग में गया, तारीख 18 जुलाई, चार्ली को लिखा गया। अब देखो
पता दादाजी का, पर लिखा किसको है, एड्रेस किसको किया गया है, चार्ली को। अब तो समझ गए होगे आप ये लेटर लिखने वाला कौन है। अब देखो क्या लिखा है लेटर में। आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, मैं ऐसा विश करता हूँ कि तुम एकदम स्वस्थ हो, अच्छे हो। देन आई यू सॉरी यू आर राइट मतलब तुम एकदम सही थे, सॉरी यू वर राइट मतलब तुम एकदम सही थे। Then I got to believing that you were right and Charlie, it's true, I found the third level. Charlie, तुम सही थे, ये सच है, मुझे third level मिल चुका है. I have been here 2 weeks and right now down the street at Daly's someone is playing a piano and they are all out on front porch singing. अब वो क्या कहता है, अरे नीचे डेली के पास कोई पियानो बजा रहा है, वो लोग फ्रंट पॉर्च पे, पॉर्च मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, पॉर्च या पॉर्च ये एक मकान होता है ना, मकान के बाहर आप देखोगे थोड़ा छत निकली हुई होती है, मतलब रूम नहीं है इधर, पर ये छत के नीचे अपन बैठते हैं। एक मैं अच्छी ड्राइंग कर देता हूँ आपके लिए, देखो ये है मकान, यहाँ पे छत निकली हुई है और यहाँ पे अपन थोड़ा कुर्सी वगैरह रख के बैठते हैं आराम से, मतलब एक सुकून वाली बात हो गई ना। अब इतना एरिया हमारे पास है कि आप इसको यूज़ करते हो मस्ती के लिए, छाँव में बैठे रहो, लेमोनेड पियो, गाना बजाना चलता रहेगा। तो नीचे कोई गा रहा है, ये सीइंग नेली होम, ये गाने का नाम है, गाना गा रहा है, मुझे लेमोनेड के लिए बुलाया, जैसे चाय के लिए बुलाते हैं हिंदुस्तान में, आइए चाय पे, वैसे लेमोनेड पीने बुलाया मुझे। अब वो कहता है चार्ली लुइजा तुम भी आ जाओ यार, तुम ढूंढते रहो जब तक तुम्हें ना थर्ड लेवल मिले, तुम ढूंढते रहो, बिलीव मी इट्स वर्थ इट, इतना शानदार है द थर्ड लेवल, ये गेल्स वर्ग, वो सुकून की दुनिया इतनी अच्छी है कि तुम आओ। आखिरी में एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो, अब मैं गया स्टैम्प और कॉइन की स्टोर पे। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ओल्ड स्टाइल करेंसी, तो मुझे वहाँ पता चला कि जो सैम है उसने $800 दे के पुरानी करेंसी ली है। $800 बहुत बड़ी बात है। That out to set him up a nice little hay feed grain business। तो उससे क्या होगा, वो वहाँ पर जाकर एक अच्छा सा हे मतलब भूसा अनाज ऐसी कोई दुकान वो आराम से वहाँ पे खोल सकता है। He always said that's what he really wished he could do। वो हमेशा कहता था सैम कि यार मैं चाहता हूँ काश मैं ऐसा कर पाता, काश एक ऐसी अपनी दुकान हो घास फूस की, इस शहर के शोर शराबे से दूर गाँव में एक ऐसी दुकान हो। बहुत लोग कहते हैं ना गाँव में सुकून खेती बाड़ी करेंगे, इस टाइप से इसकी भी सोच थी। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो भाई ओल्ड बिजनेस भी नहीं कर सकता। उसका पता है ओल्ड बिजनेस क्या है, गेल्सबर्ग में ओल्ड बिजनेस चलेगा नहीं 1894 में। क्यों? क्योंकि सैम था साइकाइट्रिस्ट। अब आप समझ गए होंगे, सैम वीनर ये वही साइकाइट्रिस्ट है जो ये कहता था कि द थर्ड लेवल इमेजिनरी है, वास्तविक में नहीं है। और यही बंदा खुद पहुंच गया, यानी साइकाइट्रिस्ट खुद डिप्रेशन में है, जो आजकल भी होता है। बहुत लोग जो मनोचिकित्सक हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, वो खुद डिप्रेशन में होते हैं, जैसा आप इस स्टोरी में देख रहे हो। तो ये वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन था। आपको सिर्फ कहानी सुननी है हिंदी में, तो ये वीडियो अभी आपको दिख रही होगी, तो आपको ये दिख जाएगी, लेटर्स आपको दिख जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लो आगे की वीडियोज़ के लिए, शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, क्यूरियस फ्रेंड्स के साथ। एंड फाइनली